बंधक रिहाई से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने, क्योंकि गाजा से बंधकों की रिहाई की ये तस्वीर देखिए। आईडीएफ की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ की तरफ से जारी किए गए वीडियो के साथ साथ ये भी कहा गया कि ये तो बस शुरुआत है। बंधक रिहाई का ही पूरा अपडेट अब आपके सामने, क्योंकि सीज फायर के पहले दिन हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया, जिसमें से 13 इजरायली, 10 थाईलैंड के नागरिक, 1 नागरिक फिलीपींस का। वहीं इजरायल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है और जंग के 49वें दिन में अब तक करीब 70 लोगों को रिहा किए जाने की खबर आ चुकी है। पूरा अपडेट भी आपके सामने, क्योंकि दूसरी खेप में और लोगों की रिहाई को लेकर आज खबर आई। इजरायल के पास रिहा होने वालों की बाकायदा लिस्ट है। नेतन्याहू लिस्ट की समीक्षा भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि बंधकों की रिहाई के बाद ही इन सभी लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। वहीं थाईलैंड के विदेश मंत्रालय की तरफ से किए गए दावे को लेकर आज बड़ी खबर आई, जहां अभी भी हमास के चंगुल में 20 थाई लोगों की बात कही जा रही है। रिहा थाई लोग कल तक देश लौटेंगे। थाईलैंड की तरफ से यह भी साफ तौर पर कह दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से रिहाई के बीच थाईलैंड के नागरिकों की रिहाई को लेकर खबर आई, बताया यह गया कि यह डील का हिस्सा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जो खबर है उसके मुताबिक अब थाईलैंड के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि अभी भी हमास के चंगुल में 20 थाई लोग हैं और रिहा थाई लोग कल तक देश भी लौट जाएंगे। अब बगदाद में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर, जहां आरपीजी और मोर्टार के से भीषण हमले को लेकर यह खबर है। इराक रेजिस्टेंस लड़ाकों का ये अटैक, अमेरिका की अल असद बेस पर हमले को लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर। हालांकि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से लगातार यूएस के ट्रूप्स पर, यूएस के बेस पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन भी अब आपके सामने होगी। बताते हैं आपको कैसे मिडिल ईस्ट में ईरान के इशारे पर इराक और सीरिया की तरफ से अमेरिका पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि 24 और 25 नवंबर की दरमियान ही रात को अल असद बेस पर हमले को लेकर बड़ी खबरें मिली। आपको बता दें इसी से पहले 23 नवंबर को भी एक दिन में 4 हमलों को अंजाम दिया गया, और ये एक मैप के जरिए आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे इराक और सीरिया मिडिल ईस्ट में अमेरिका पर लगातार हमले करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तनाव इसी वजह से और ज्यादा फैलता जा रहा है। खासकर सीरिया को देखते हुए एक अपडेट आपके सामने, क्योंकि सीरिया में ही रुमलिन लैंडिंग जोन, अल शदादी मिशन सपोर्ट साइट फरात और मिशन सपोर्ट साइट ग्रीन विलेज पर हमले को लेकर ये खबरें आई हैं। अमेरिका पर हुए हमले का ये डिटेल अपडेट आपके सामने था सीरिया में। वहीं इराक में अल तल्फ गारिसन, इरबिल एयरबेस, बशूर अल असद एयरबेस, बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर, इनको भी टारगेट किया गया है। तो अब जिस तरीके से अमेरिका को निशाने पर लिया जा रहा है, उसके तहत यह भी जान लीजिए कि 17 अक्टूबर से अब तक 73 हमले हो चुके हैं, जिनमें से इराक में 36 और सीरिया में 37 हमलों को निनाद अंजाम दिया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लगातार इस लिहाज से भी मिडिल ईस्ट के हालात में चर्चा करते हैं, जब कहते हैं कि अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन अमेरिकी बेस तो लगातार टारगेट पर है ही। हाँ, अमेरिका में इसमें 3 पहलू हैं। कल अमेरिका ने 4 एयर स्ट्राइक्स भी की हैं सीरिया और इराक के ऊपर, जहाँ पे ईरान बेस्ड मिलिशियास पे 4 एयर स्ट्राइक 3 घंटे के अंदर 4 अमेरिका ने एयर स्ट्राइक भी की हैं। पर इसमें 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अभी भी अमेरिका और जो बाइडेन का जो अप्रोच है उस पर अमेरिका में अब पॉलिटिक्स गरमा रही है। लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन बड़े हल्के में ले रहे हैं 73 अटैक्स जो आपने बताए, तो पॉलिटिक्स भी गरमा रही है कि वो बड़ा अटैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका लगातार काउंटर अटैक कर रहा है एयरफोर्स। मैंने जैसे बताया कल 4 एयर स्ट्राइक्स की है अमेरिका ने सीरिया और इराक में। तो ये अब मेरे को लगता है एक न्यू नॉर्मल है कि अमेरिका की जो प्रेजेंस है सीरिया में, अमेरिका की जो प्रेजेंस है इराक में, वो अब कॉन्टेक्स्ट हो रही है, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लोग। पहले क्या था, उनको एक फ्री पास मिला हुआ था, अमेरिका का दबदबा था, वो दबदबा अब थोड़ा कम हो। आपने कहा ये न्यू नॉर्मल है, बट अब अगली जो खबर है उसमें यूरोप के लिहाज से सब कुछ नॉर्मल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पेन बेल्जियम के खिलाफ इजरायल ने अब नाराजगी जताई है और इजरायल पर दिए बयान से नाराजगी को लेकर यह खबर आई, जहां इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने की सलाह दी और इजरायल ने स्पेन और बेल्जियम के राजदूतों को तलब भी किया है। इसी को देखते हुए अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि कल जिस वक्त बंधकों को रिहा किया जा रहा था, स्पेन और बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू राफा बॉर्डर पर मौजूद थे, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा वो तो बताते हैं, और उसी वजह से इजरायल नाराज भी हो गया है। क्या उनकी तरफ से कहा गया? गाजा पट्टी में विनाश की बात अस्वीकार्य।
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान हो, ये बात कही। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की तरफ से कहा गया कि निर्दोष नागरिकों की हत्या अस्वीकार्य है। गाजा में स्थायी युद्ध विराम भी जरूरी है। अब इसके असर को देखते हुए निनाद सवाल इसलिए क्योंकि इजरायल जिस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहा है, जाहिर सी बात है स्पेन बेल्जियम को समन और दोनों देशों के राजदूत को भी तलब कर लिया गया है। मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक डेवलपमेंट है। स्पेन और बेल्जियम अपने ये इजराइल को नहीं कह रहे, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कह रहे हैं। वहाँ पे उन्हें लग रहा है कि उनको कोई शायद फ़ायदा होगा इस तरह की बात करने का। देखिए, आप एक बात समझिए, ये जो एक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो बंधक रिहाई हो रही है, इजराइल किन को छोड़ रहा है? इजराइल टेररिस्ट को छोड़ रहा है जो पकड़े जा चुके हैं, और उनको बदले में क्या मिल रहा है? कोई छोटा बच्चा, कोई ओल्ड लेडी, कोई अनआर्म्ड लेडी, कोई अनआर्म्ड आदमी। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है। इजराइल छोड़ रहा है टेररिस्ट को और वो छोड़ रहे हैं सिविलियंस को। तो मेरे को लगता है कि इस तरह की बातें करके स्पेन और बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश कर रहे हैं। इसका इजराइल बड़ी सीरियसली। लेकिन यूरोपियन यूनियन में क्या ये सीधी दो फाड़ की नजर आ रही है? इसको लेकर भी आगे आपसे जरूर कभी चर्चा करूंगी, क्योंकि जिस लिहाज से खबरें आ रही हैं उसमें ये बयानबाजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बीच वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट अपडेट भी होगा आपके सामने। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।